पराक्साइड और इसकी रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। हाइड्रोजन पराक्साइड, इसकी लाइट जल रही है, लाइट जला रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन पराक्साइड के बारे में ना। हाइड्रोजन पराक्साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हाइड्रोजन और इसका दिख रहा है पानी में, क्यों? HOOH आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोजन पराक्साइड। पहली बार जानिए पराक्साइड होते क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन पराक्साइड का SO2 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन सेंटर एटम होगा, डबल ऑक्सीजन ना। और पराक्साइड बॉन्ड कब बनता है? जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ये देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के, बाहरी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 6। स्ट्रक्चर से देखिएगा, 2 2 4 2 6। क्या करेगा? अच्छा यहाँ पे किया, किनारे किनारे हाइड्रोजन भी हमको सेट करना है, लगाना है। और ये देखिए इस तरह ये बॉन्ड बन गया एक साझेदारी से, ये बॉन्ड बन गया एक साझेदारी से, और इन दोनों ने आपस में साझा ना। अब देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम जैसा हो गया, अस्थायी हो गया। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8। ये देखो हर परमाणु क्या चाहता है? हमारा रास्ता पूरा हो जाए। ये देखो 2 2 4 2 6 2 8। ये देखो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर इसका ना। तो ये जो बॉन्ड ये बचा है ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। तो क्या स्ट्रक्चर बना? HOOH, जिसमें O और O डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, या वैसे किसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पराक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पराक्साइड बॉन्ड कहा जाता है ना। अब कैसे पता करोगे पराक्साइड बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? जैसे देखिए Na2O2। अब देखो Na2O, अब हम किसे ऑक्साइड कहेंगे, किसे पराक्साइड कहेंगे ना। पहचान ऑब्जेक्टिव आ जाए, निम्नलिखित में पराक्साइड कौन है ना। तो क्या काम करिएगा आप? एक ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल लीजिएगा। क्या करिएगा? चार्ज एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन पे +1 आता है ना, इस वाले हाइड्रोजन पे +1 आता है। तो बताओ दोनों ऑक्सीजन पे कितना कितना होगा? 1 माइनस 1 माइनस क्या होगा? 1 1 माइनस आएगा ना, तब बैलेंस हो जाएगा ना। तो जब पराक्साइड बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। क्या होता है? और जब ऑक्साइड होता है तो इस पर -2 होता है। क्या होगी? देखिए 2 सोडियम में 2 प्लस, तो इस पर 2 माइनस आएगा, है ना। और 1 सोडियम में 1 प्लस आएगा। तो जब ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो जाए तो जान लीजिए कि ये ऑक्साइड है। किस रूप में है? ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन पर 1 माइनस चार्ज आए तो जान जाइएगा यह क्या है? पराक्साइड है। एक चैप्टर आप पढ़ते होंगे ऑक्सीकरण और अपचयन ना, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात की गई है ना कि यू तो हर जगह ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, लेकिन पराक्साइड जब बॉन्ड बनाता है तो -1 हो जाता है ना। और एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया सुपर ऑक्साइड क्या है ना। अब देखिए जब सुपर ऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड ध्यान समझिएगा, देन ऑक्सीजन पर हो जाता है -1/2 आवेश। क्या हो जाता है? -1/2 चार्ज आ जाए। ध्यान लीजिएगा ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? सुपर ऑक्साइड, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में किस तरह आप जोड़िएगा कौन ऑक्साइड है कौन सुपर ऑक्साइड है। Which compound is super oxide? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक
सुपर ऑक्साइड है। PaO2 दूसरा ऑप्शन है, KO2 तीसरा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, MgO एंड D ऑप्शन है Na2O2। देखिए सेम इस तरह भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने लिखे निम्न ऑक्साइडों में कौन सा सुपर ऑक्साइड है। हमने क्या तरीका बताया पता करने के लिए, क्या बताया, ऑक्सीजन में कितना चार्ज आना चाहिए, -1/2। क्या आना चाहिए, -1/2। जिसमें आ जाएगा हम जानते हैं वही सुपर ऑक्साइड। अब देखिए और ऑप्शन रिजेक्ट क्यों हो गए इसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर अंदाजिफिकेशन हो जाता है, यही मान लो, है ना। और अंदाज से मारा गया क्वेश्चन 90% कंपटीशन में गलत जाता है ना। इसलिए आपको हर ऑप्शन की जानकारी, देखिए हमने यहाँ पहला ऑप्शन लिखा PaO2, है ना। अच्छा बेरियम है, बेरियम क्षारीय मृदा धातु है। कौन सी धातु है, इस पर +2 चार्ज होता है, सब कल ही बताया मैंने, कल ही बताया ना, +2। अच्छा बताओ फिर दोनों ऑक्सीजन पे मिला करके -2 आएगा तब न्यूट्रल करेगा, क्यों। अच्छा एक ऑक्सीजन पे जब चार्ज निकालोगे तो -1 आएगा, बोलो -1 रहेगा ना। इसका मतलब यह बेरियम परऑक्साइड का सूत्र लिखा है, क्या है, एक माइनस आ जाए तो क्या बताया मैंने, परऑक्साइड। अगर 2 माइनस आए तो ऑक्साइड, और -½ आ जाए तो वो सुपर ऑक्साइड होगा, है ना। अच्छा पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये परऑक्साइड। हम पूछ रहे हैं क्या, कौन, सुपर ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, बी ऑप्शन KO2 ये लिखा ना। अच्छा आप सबको पता है पोटेशियम पर 1 धन चार्ज होता है ना, 1+। अच्छा इसको न्यूट्रल करने के लिए दोनों ऑक्सीजन में मिला करके 1 माइनस आना चाहिए। बोलिए अगर दोनों ऑक्सीजन में मिला के 1 माइनस आएगा तो एक ऑक्सीजन में कितना आएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। भाई दोनों ऑक्सीजन में मिला के कितना चार्ज, -1। एक ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, -1/2, आधा आ जाएगा ना। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन KO2 सुपर ऑक्साइड है। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना। ये वाला ऑप्शन देखिए, ये +2 चार्ज है और ये -2, इसका मतलब ऑक्साइड है। क्या है ये, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए दोनों ऑक्सीजन पर 2+ आएगा, दोनों ऑक्सीजन पे डबल माइनस, तो एक ऑक्सीजन पर -1 क्या आएगा, एक पर -1 आएगा, एक पर -1 आया तो इसका मतलब ये क्या है, परऑक्साइड है। क्या है, परऑक्साइड। तो आप पहचान जाओगे कौन सुपर ऑक्साइड है कौन परऑक्साइड है। अच्छा बताइए ये जो मैं लिख रहा हूँ CSO2 ये क्या है, परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, क्या है। अच्छा CgH किस परिवार का है, पोटेशियम सबसे नीचे, क्यों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इस पर भी तो +1 चार्ज होता है, क्यों। अगर एक +1 हो गया तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 हो गया, एक ऑक्सीजन के -1/2 हो गया, सुपर ऑक्साइड। क्या है ये, सुपर ऑक्साइड, -1/2 आता है ना। सुपर ऑक्साइड क्या बताया, -1/2। तो ये सीजियम सुपर ऑक्साइड। अगर ऐसा लिखते हैं CH2O2 तब ये परऑक्साइड होता है। 2 CgH पे डबल प्लस, 2 ऑक्सीजन पे डबल माइनस, एक ऑक्सीजन पे -1, क्यों, -1 होता है तो तुरंत क्या लिख देते हैं, परऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा परऑक्साइड होते क्या है, परऑक्साइड में बॉन्ड O बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है दैट बॉन्ड इज परऑक्साइड बॉन्ड, है ना। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ये ऐसा कंपाउंड है, इंसेक्टिसाइडल है, यानी जीवाणुनाशक भी है ये। जैसे गरारा करने में, जैसे आप बढ़िया कौन-सी हो गई है, घाव को साफ करने में भी यूज होता था इसका लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन, है ना। आजकल इसकी जगह आइसोप्रोपिल अल्कोहल डाल के साफ करने लगे हैं, लेकिन ये हाथी का दांत साफ करने जो बाहर निकले होते हैं ना चमकाने के लिए, है ना, पुराने तेल के चिपे लिए तेल का दाग आपके उस पर पड़ गया हो तो वो दाग वाग भी हटाने के काम आता था ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। तो कॉमर्शियल बहुत सारे इसके यूज हैं ना, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बनाने की विधियाँ और ये क्यों पढ़ते हैं आप, ताकि आपको जब कभी आप इंडस्ट्री में जाएं एज ए केमिस्ट जाएं
जैसे यूरिया कहीं बन रही है खाद कंपनी, है ना। अब आप एज ए केमिस्ट आपकी नियुक्ति होने जा रही है, तो आप जीएम क्या चाहेगा, आप कम लागत में ऐसा कोई मेथड बताइए जिससे उत्पादन हमारा बढ़ जाए, है ना। दो टाइप के केमिस्ट होते हैं, एक क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट और एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। एक जाके मशीन पे बैठ को बनाता है, टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करता है, देखता रहता है वो। और दूसरा क्या होता है, लैब में जाकर एनालिसिस करता है, अगर साबुन की टिकिया ये बन रही है, इसमें कितनी मात्रा में क्या आना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मटेरियल उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो लैब में जाके एनालिसिस करता है। अगर वो सैंपल पास हो गया तो चला गया मार्केट में, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी देखिए पेपरों पढ़िए, मैगी का सैंपल रिजेक्ट कर दिया गया, कीटाणुनाशक पाए गए पेप्सी इंडिया में ना, कुछ समय बिक्रियाँ बंद हो जाया करती है। ये काम कौन करता है, केमिस्ट्री वाले करते हैं। तो इसीलिए अब जैसे आप एल्कलाइन, अगला लेक्चर जो मेरा लगा हुआ है एल्कली मेटल और एल्कलाइन या मेटल ग्रुप में देखिएगा ना, उसमें आपको पढ़ना है कास्टिक सोडा कैसे बनाते हो। आप बताइए, अगर आपने जान लिया कि कास्टिक सोडा किन विधियों से बनाया जाता है, आप कहीं फैक्ट्री में गए, कनौरिया केमिकल सोनभद्र में है, पूछा जाएगा बताओ कास्टिक सोडा कैसे बनाओगे, कास्टिक सोडा रॉ मटेरियल है साबुन बनाने का, क्या बनाने का बताओ। अगर ये न रहेगा तो साबुन नहीं बनेगा, है ना, रॉ मटेरियल है। इसके इसीलिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप इन विधियों को जानें, किस किस मेथड का इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। अब धामन सोडा बनाने की विधि आप पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है ना। तो ये सब फर्स्ट ईयर में है, आप कार्बन फैमिली तक आपकी फर्स्ट ईयर में है 11th की सिलेबस में। कार्बन फैमिली के बाद है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसों का परिवार, ये सब इंटर फाइनल के सिलेबस में है ना। तो ये सब फाइनल सिलेबस में चले गए हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उतार लिया, ये क्वेश्चन उतार लिया। चलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में लिखिएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज, बाकायदे नोट्स भी बनाते चले। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज, पेरोक्साइड की खोज थीनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। थीनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। थीनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। थीनार्ड, ये लिखा है थीनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। इसे निम्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। निम्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। पहली विधि है सोडियम पेरोक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से। सोडियम पेरोक्साइड पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से। देखिए आप बोर्ड में भी जब एग्जाम देने जाएंगे उसका 4-5 क्वेश्चन 6वां 7वां उसमें यही पूछता क्या होता है, इसकी क्रिया इससे होती है ना। प्रोडक्ट सीधा पूछता है, एक लाइन की रिएक्शन लिखेंगे तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। और उसमें भी जैसे कंडीशन आता है तो व्हाट उसमें लिखेगा व्हेन सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विद दिस कंपाउंड व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्या बनेगा, चार ऑप्शन दे देगा, है ना। उसमें इस तरह पूछता है कंडीशन में, है ना। और यहाँ आपके हाई स्कूल के इंटरव्यू में क्या पूछता है, क्या होता है जब सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, है ना। रिएक्शन की जानकारी बहुत जरूरी है, बेस ना। अब देखिए आप हमारा सूत्र क्या बना, Na2O2। सोडियम पेरोक्साइड का सूत्र क्या है, हमने कहा था O बॉन्ड होता है तो पेरोक्साइड समझे जाते हैं ना। अब देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल माने बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का डाइल्यूट होना चाहिए, है ना। 50% से कम कंसंट्रेशन है तो डाइल्यूट माना जाता है, 50% या उससे ज़्यादा है तो सांद्र माना जाता है ना। अब आप देख सकते हैं आप कि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए आप H2O2 बनाने जा रहे हो ना, बताइए क्या बनेगा फिर H2O2 प्लस Na2SO2 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा साथ में साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहला मेथड है ना। तो
कर लीजिए जरा। दूसरी विधि मर्क की विधि, मर्क प्रोसेस। आप जब दवा खरीदने जाते होंगे कभी कभी कंपनियों के नाम देखा करिए, लिखा रहता है मर्क फार्मास्यूटिकल, ग्लैक्सो, कैडिला, है ना, बहुत सारी दवा की कंपनियां हैं ना जो अपना लेबल लगा दी है। जो मर्क फार्मास्यूटिकल भी फाइन केमिकल बनाती है, अच्छे अच्छे केमिकल बनाती है ना, और बहुत ही अच्छी लेबोरेटरी है जहाँ पे एक है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद में। डॉक्टर रेड्डी इसकी दवाइयाँ बहुत हाई क्लास की पेटेंट दवाइयाँ बनाता है। कैडिला का नाम सुना होगा, ग्लैक्सो का नाम सुना होगा। पीछे कभी दवा खरीदी है जैसे पैरासीटामॉल खरीदने जाते हैं आप ना, डोलो 650 बुखार हुआ ये ले लिया। अभी खूब चला था डोलो 650 कोविड के समय में, है ना, तो ये दवा बिक रही थी वहाँ पे मेडिकल स्टोरों पर, है ना। ये और एंटीबायोटिक, हाँ बेटा, एंटीबायोटिक ये एंटीपायरेटिक है। अभी दवाओं का प्रकार में अगर मिलेगा और 10 प्रकार की दवाएं आपको बताएं, है ना। ये जो बुखार उतारती है ना, पैरासीटामॉल जैसे ना, जिनमें कंपोजिशन में पैरासीटामॉल होता है, वो होता है NHCOCH3। अभी आप समझ ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता आपको, अभी दवा का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे है ना। सर ऑर्गेनिक, हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलराज सिंह है और मैं डाइट में लेक्चरर हूँ, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बांदा, जहाँ टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना। GIC के सामने डाइट, है ना, सुना होगा डाइट, शॉर्ट में डाइट बोलते हैं। ये DIET, मैं प्राइवेट नहीं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शॉर्ट में इसको डाइट बोलते हैं ना। अब एक डाइट माने होता है आहार भी होता है ना, आपके डाइट चार्ट क्या है ना। तो कभी कभी जब डाइट बताते हैं तो लोग समझ नहीं पाते डाइट क्या है ना। तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। वहाँ पे ग्रेजुएट के बाद बच्चे आते हैं, जैसे आप लोग BSc कर लोगे, BTech कर लोगे, है ना, आप टीचर बनना चाहते हो, है ना, तब जाके सबसे टॉप क्लास की मेरिट वाले वहाँ बच्चे जाते हैं। BTech 90% ऊपर जिसका हो, क्योंकि 50 सीटें हैं आपके डाइट बांदा में ट्रेनिंग, टीचरों की ट्रेनिंग 50 केवल सीट। आप समझ सकते हैं जिनकी हाई मेरिट होगी 220, 33, 35, इस बार OBC की 234 लास्ट मेरिट गई है। 234 का मतलब होता है हाई स्कूल में लगभग 80% हो, है ना, इंटर में 80 हो। अब आप बढ़ा 160 और अब देखिए कितना बचा, 64, 65, 70% अगर आपका इस रेंज में जब आपके मार्क होंगे तब जाकर डाइट में एडमिशन होता है। चाहे वो BTech BSc किए हों, BTech किए हों, BSc एग्रीकल्चर हों, जैसे ब्रांच का ग्रेजुएट हों, तब उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है वहाँ, है ना, टीचर बनाने की। जैसे B.Ed नाम सुना होगा ना, B.Ed जब आप करते हो तो हाई स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के योग्य होते हैं, है ना, हाई स्कूल या इससे ऊपर, है ना। लेक्चरर जब होता है वो इंटर कॉलेज को पढ़ाता है, जिनके नाम जैसे लेक्चरर लगा होता है, जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स के लेक्चरर, आप विनय सर मिले होंगे मैथ के लेक्चरर है ना। तो वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो कंपटीशन होता है वो फाइट करके आए हैं, है ना। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से टीचरों की नियुक्ति होती है, 125 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जिनका 110 क्रॉस होता है ना। और हम लोग आए हैं जो हमारे यहाँ नियुक्ति होती है, हम लोग उससे और बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करके आए हैं। लोक सेवा आयोग नाम सुना होगा, जो IAS PCS का एग्जाम कराती है ना। हम उसको फाइट करके आए हैं, उसको रिटर्न निकाला है, फिर इंटरव्यू हुआ है, तब जाके डाइट में चयन होता है। क्योंकि हम लोग का प्रमोशन के बाद भविष्य में BSc बन सकते हैं। BSc जानते हैं, पूरे जिले के स्कूलों के मालिक जो चेक करते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, है ना। 4 साल यहाँ मेरा मादा डाइट में हो चुका है, अब 5 साल बाद में भी प्रमोशन में नंबर आ जाएगा, है ना। अभी आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, है ना, नहीं तो फिर ये प्रोफेशन में मैं शायद ज़्यादा देर करता रहूँगा, है ना। तो
अभी क्योंकि अब मेरी पढ़ाने की आदत है, मेरे नाम किया था तब निकाल डालते थे। हम इलाहाबाद में बच्चों को पढ़ाया करते थे, मेडिकल की नीट की तैयारी इंटर से पढ़ाया करते थे, है ना। विनय सर मेरे साथ पढ़ाए हुए हैं, BSc से पढ़ाते थे वहाँ पे इलाहाबाद में। मैं और वो एक ही कोचिंग पढ़ाया करता था, मैना अकेडमी में। जैसे पूछना कि जो सर केमिस्ट्री वाले साथ जानते हैं क्या, मेरे जूनियर है ना। आप लोग यहाँ इसी कॉलेज के हो लोग ना, ये भी नहीं है बजरंग में भी ट्रेनिंग चलती रहती है। मैं वहाँ पर्यवेक्षक बन के जाता हूँ। अभी वहाँ पे साक्षरता दिवस प्रोग्राम हुआ था ना, तो आपने अगर कोई आप बच्चे रहे तो देखा होगा, मैं था वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है ना। तो डैड के हमारे बच्चे, हाँ पूरे डैड के बच्चे तो कर रहे थे पूरा फंक्शन वहाँ पे, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि ये पैरासीटामोल है ना। अब इस दवा का स्ट्रक्चर कैसे बना अभी ना समझ में आएगा। ये बुखार उतारती है, कौन सी दवा है ये? बुखार। तो पसीना के रूप में अगर आप दवा खाया, चादर ओढ़ के लेट गए, पसीना के रूप में सारा टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, निकालने का काम करती है। जो ज्वर को उतारती है, टेम्परेचर कम करती है, उन्हें कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं उसको? एंटीपायरेटिक। हिंदी में कहते हैं ज्वरनाशी, है ना। ज्वर माने बुखार, है ना, बुखार का नाश करने वाली। आज जो एंटीबायोटिक होती है उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक। क्या कहती है? जिसके कारण बुखार आया या जिसके कारण आपको रोग हुआ, या तो जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है ना। तमाम ये जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके कारण जब WBC आपकी हार जाती हैं लड़ते लड़ते, तब आप क्या होते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं ना। तो एंटीबायोटिक का काम होता है जीवाणुओं की वृद्धि को चेक कर देना, यानी रोक देना। अब यही रुको, तुम्हारा काम खत्म, अब मैं तुमको किल करने जा रही हूँ, है ना। दो टाइप की एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। जो जीवाणुओं के कम रेंज को मारती हैं उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब बहुत बड़े रेंज को मारते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गए हैं, अब इनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है। जैसे जब आप टाइफाइड से ग्रसित होते हैं, पैराक्सिन 500 ऐसे हाई पावर की दवाएं दी जाती हैं ना, जिसे मियादी बुखार कहते हैं, है ना। तो वो जो जीवाणुओं की वृद्धि को मारती हैं और रोक देती हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक होता है, आपने सुना होगा, पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी हीलिंग का काम करती है। जैसे इनको इंग्लिश में कहते हैं एंटीसेप्टिक। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। जैसे नाम सुना, एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलीन, है ना। बोरोलीन, बोरोप्लस ना, कहीं भी कट जाए, छिल जाए, उसको आप लगा दीजिए तो घाव की हीलिंग का काम करती है ना। जैसे डिटॉल भी एंटीसेप्टिक है। डिटॉल पानी के लिक्विड आपने डाला और उसे नहा लिया, है ना, बॉडी फ्रेश फ्रेश हो गई, छोटे मोटे जीवाणुओं को मार देता है। ऐसी दवाइयाँ पूर्तिरोधी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा घाव को नहीं करती है, लेकिन जो जीवाणु है जो क्षतिग्रस्त हो गई त्वचा, उसको भरने का काम करती है ना। वो 10 क्लास की दवाइयाँ हैं, मौका मिलेगा बताऊँगा, 10 टाइप की। उनके स्ट्रक्चर कौन कौन सी दवा दी जाती है ना। केमिस्ट्री में यही तो है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, दवा नहीं मारते, है ना। दवाइयाँ ज़्यादा लगेंगी है ना। बेटा औषध, पूरा केमिस्ट्री समझिए, केमिस्ट्री ही औषधि के जन्म जाता है। कीमोथेरेपी कहते हैं, जैसे आप कैंसर रोग भगाना चाहते हैं, कीमोथेरेपी का है ना। कीमो आपने सुना होगा, कीमो चढ़ता है, फिर कैंसर किसी को जाता है, कैंसर आज की लाइलाज बीमारी मानी जाती है ना। जिसको ज़्यादा स्टेज में हो जाए, 50% ऊपर, शुरुआत है तो सकाई बाई करके आप कीमो में चढ़ा के ठीक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा हो गया तो उसको फिर बच पाना मुश्किल नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है। कैंसर, एड्स, ये सब लाइलाज बीमारियाँ हैं आज हमारी जाती है। हेपेटाइटिस बी, है ना। जैसे आप हेपेटाइटिस बी का मतलब खराब पानी हो रहा, आपको बोन मैरो में खून नहीं बन रहा है। पहले से पीलिया नाम सुना होगा आपने, जॉन्डिस ना, एकदम थकान लगती, यहाँ से वहाँ तक चलेंगे, ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा आपको 10 किलोमीटर चल के आए, है ना। है शरीर पीला हो जाता है, बोन मैरो में ब्लड नहीं बनता है, धीरे धीरे ब्लड का उसी का बिगड़ा हुआ रोग समझिए हेपेटाइटिस बी, है ना। इसीलिए बच्चों को टीके लगते हैं प्राइमरी स्टेज में, हेपेटाइटिस बी के, BCG के, है ना। और जो टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, इसके शुरू में बचपन में जब आप रहे होंगे बहुत सारे टीके लगे होंगे, अब पूरा टीका का बाकायदे चार्ट बनता है ना। अगर इनके टीके लगाए जाएँ तो आप समझ लीजिए बॉडी आप तमाम समय जैसे समय पर जो रोगी रहेंगे, है ना, उससे बचाव ले सकता है। तो हमने पहला मेथड जाना कि सोडियम परऑक्साइड सल्फ्यूरिक से क्रिया करा दें, एक क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा मर्क की विधि में क्या करते हैं, लेकिन जब बेरियम परऑक्साइड पर
जब बेरियम परऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर विलयन को जलीय माध्यम प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। जलीय माध्यम प्रदान करते हैं, जैसे जल डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। अच्छा, क्या क्या मिलाया आप पहले देखिए, आपने मिलाया बेरियम परऑक्साइड, है ना। बेरियम का सूत्र ये जानते हैं, Ba ना, बेरियम डबल प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब O2 लगाना होगा तब ये डबल माइनस होगा, परऑक्साइड में एक माइनस होता है, बता चुके ना। तो बेरियम परऑक्साइड को बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया और जल डाल दिया। क्या डाल दिया? जल। अब देखिए कहाँ से H2O2 बनेगा, आप देखिए इसका कनेक्शन ये बन गया, H2O2 क्या बन गया? H2O2। अच्छा बचा क्या, देखिए Ba बचा, CO2 बचा और एक और बचा, BaCO3 बन गया। क्या बन गया? BaCO3। बेरियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो गया और बना लिया बेरियम कार्बोनेट प्लस H2O2, ये बन गया और ये अवक्षेपित हो गया, PPT के फॉर्म में बनाई। इस विधि को मर्क की विधि कहा जाता है। रिएक्शन लिख लीजिए। बना लिया। पीपीटी का मतलब होता है, पूरा नाम होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है हिंदी कहते हैं अवक्षेप, अवक्षेप नीचे मतलब देखिए PPT 60 ले लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बड़ी इंग्लिश लिखने से 60 लिख लेते हैं, PPT है ना, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है ना। जैसे आप दूध में नींबू निचोड़ दें, फट के नीचे बैठ जाए, है ना, एक तरीके से अवक्षेपित हो गया, है ना। अगली विधि है औद्योगिक विधि। ये उद्योगों में बड़ी मात्रा में कैसे बनाते हैं, औद्योग, अभी तो ये प्रयोगशाला विधि चल रही है उसमें बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल मेथड, of formation of hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि। एथिल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीकरण से, 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीकरण से बड़े मात्रा में इसको इस विधि से बनाया जाता है, 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीकरण से। अच्छा, इस कंपाउंड के बारे में आपको जानना जरूरी है, ये है क्या, है ना, कैसे सूत्र बनेगा इसका ना। अच्छा, आपने एरोमेटिक यौगिक क्लासिफिकेशन जब आप लोग बेंजीन पढ़ते रहे होंगे, एक रिंग रहता है तो बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं? बेंजीन सुना होगा, अगर डबल रिंग हो जाती है तब इसका नाम क्या है पता है? इसको कहते हैं नैप्थलीन। क्या कहते हैं? सब एरोमेटिक कंपाउंड है, स्मेल करते हैं, महकते हैं, है ना। अब तीसरा, इसमें एक रिंग और फ्यूज हो जाए, इसे कहते हैं, ये जो डामर ऊपर जब आप जलाया जाता है सड़कों पे, देखिए अजीब सी स्मेल करते हैं ना, ये कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन है, अगर इनके वातावरण में आप लंबे समय तक रहें तो कैंसर होने की संभावना है ना।
जैसे डामर वामर जब जलता है, देखिए काला काला धुआं जलता है ना सड़क पे, हाँ। तो अगर आप उसके वातावरण में जा रहे हैं, ढक कवर कर लीजिए। नहीं, अगर ये सब कंपाउंड चले गए तो जान लीजिए कि कैंसर उत्पन्न करने वाले हैं। इनको कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या नाम है इसका? ये सब एरोमेटिक यौगिक है ना। अच्छा, हमने लिखा 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल, है ना। अब देखिए एंथ्राक्विनॉल क्या है? एंथ्रा है तो ये 3 रिंग रहे, ठीक है, और बीच में जो रिंग है क्विनॉल का मतलब है 2 बीच यहाँ से देखिए, यहाँ OH लगा दीजिए, तो ये हो गया एंथ्राक्विनॉल। क्या नाम हो गया इसका? अच्छा, आप बताओ रिंग में OH लगाते हो फिनॉल बोलते हो कि नहीं? ये पढ़ाया गया है कि नहीं? एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाया गया होगा। रिंग पे OH लगा हो तो फिनॉल कहलाता है ना। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर सेकेंड ईयर के सिलेबस में है ना। इंटर फाइनल में जब आप जाओगे, जो लोग जाएंगे, तो उसमें ये कंपाउंड को फिनॉल कहा जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो, जब 2 OH रहे, एंथ्रासीन रिंग में रहे, इसे एंथ्राक्विनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 पोजीशन 2 पोजीशन। 2 पर एथिल लगा दिया, ये देखिए क्या लगा दिया? एथिल, है ना। इसका नाम हो गया 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। जरा लिख लीजिए कि कैसे करते हैं इसको। जब 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल का 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। यह विधि लगातार हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्राप्त कराती रहती है। देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड हमने बनाया है ना। वह क्या? एयर प्रवाहित करते हैं इसे। क्या प्रवाहित करते हैं? एयर में क्या? ऑक्सीजन ना। तो होता क्या है, इसका H, इसका H, ये देखिए दोनों निकल गए, है ना। H2O2 एयर से मिलकर क्या बना लेता है? H2O2 ना। अच्छा देखिए, अब यहाँ ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। ये रिंग वाला डबल बॉन्ड आउटसाइड हर रिंग हो जाता है इसकी बैलेंस पूरा करने के लिए। देखिए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया ना। अच्छा, कीटोन फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, आपको पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड को कीटोन कहते हैं। हाई स्कूल में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, जो लेवल में है तो भी क्या हुआ, C डबल बॉन्ड जब हो जाता है क्या होता है? कीटोन। C डबल OH को एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड परिवार, है ना। और OH को आल परिवार, ऐसे लगा रहे ईथर परिवार। 11th में बेसिक पढ़ोगे, इंटर फाइनल में सब जानना चाहिए, हाई स्कूल, है ना। हाँ, अब देखिए इसका नाम बना 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। फिनॉल से कीटोन हो गया। आपको पता है जब कीटोन होता है तो ओन लगाते हैं लास्ट ना। आप याद होगा इसका बेसिक नाम आपने हाई स्कूल पढ़ा हुआ, छोटा कंपाउंड बार बार पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं। इससे नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है, जो महिलाएं लगाती है ना। इसका लिक्विड आता है, इससे साफ कर दीजिए, साफ हो जाता है। और इसको IUPAC में ये देखिए नंबरिंग करते हैं ना। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन ना। E को हटाकर ओन लगा देते हैं,
बताया गया होगा आपको ना। 2 पर है देखिए कीटोन फंक्शन, कहाँ पर है? 2 प्रोपेंटून, इसका नाम क्या है? कैसे बना? प्रोपेंटून ना। अच्छा बताइए, इसका मतलब जब कीटोन फंक्शन होता है ओन लगाया जाता है, इसीलिए आल से यहाँ क्या हो गया? ओन हो गया। क्या हो गया? ये बाई प्रोडक्ट बना। अब साथ साथ देखिए एच यहाँ से निकल करके के साथ मिल करके क्या बना रहा है? हम कह रहे हैं लगातार साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है भाई। एक बार ऑक्सीजन दिया, दूसरी बार हाइड्रोजन दे दिया इसको। अच्छा भाई, इस कंपाउंड को हाइड्रोजन दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, फिर से आल बन गया। बन गया कि नहीं? रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल ना। लगातार एयर द्वारा H2O2 बनता जा रहा है, फिर से कंपाउंड यूज कर ले रहा है हाइड्रोजन को लेकर के, फिर से इसमें बदल जा रहा है। और ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह लगा हुआ है, उत्क्रमणीय क्रिया। क्यों? जो दोनों डायरेक्शन में होती है। एक बार ये बनेगा, फिर ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन लेके ये बना लेगा, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीकरण इसके द्वारा, फिर ये बनेगा, फिर इसका अपचयन इसके द्वारा ये बनेगा। इस तरह लगातार हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलती रहती है तो इस कंपाउंड द्वारा ना। इसीलिए ये औद्योगिक विधि मानी जाती है, ज़्यादा मात्रा में से हम बनाते हैं, है ना। तो ये समझा लीजिए। ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर कितने लोग पढ़ चुके हैं? समीकरण बैलेंस करना आता है आपको? ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हो आप, उसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या पहले निकलवाते हैं, नहीं पता? इसमें n की कोई निकाल लेगा, n की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। फिर ये जैसे अगर मैं ये कह दूं I2 प्लस OH माइनस I2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2, इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कर लेंगे। वो वाली बताइए, हिट एंड ट्रायल का हाई स्कूल का मेथड है अभी। हाँ बेटा, हाई स्कूल में है लिखना पड़ा है। अच्छा, इंटर फर्स्ट ईयर में आई सितंबर अक्टूबर लगने जा रहा, अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ। अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर, क्वेश्चन बैलेंस करना हो सकता है यहाँ क्लास करके तो मैं यहाँ बढ़िया समय तब मुझे इसका ऑक्सीजन संख्या देने की बात है। अभी समझ लीजिए आपका इसमें, क्योंकि नीट के सिलेबस में सब है ना, 11th की 12th की है ना, तो हम जो वहाँ पे डाला जाता है लेक्चर की, लेक्चर लेना मैं वही पढ़ाने लगता हूँ। तो ये आपके लिए 11th वालों के लिए ये सब ज़्यादा फायदेमंद है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बताया ना, कार्बन फैमिली तक आप पढ़ेंगे, है ना। अभी एल्कली मेटल पे लेक्चर लगा हुआ मेरा, तो मतलब आपकी क्लास से पढ़ाने से पहले यहाँ पढ़ लेंगे, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। ये 3-4 विधियाँ हैं मेन जिससे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते हैं। ये कौन सी विधि कहलाती है? औद्योगिक विधि। इसे ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। अन्य विधियों के लिए लैब में बनाते हैं, या तो छोटा मोटा जो हमारा कार्य होता है उसके लिए हम वो विधियाँ यूज करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड की? देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। रासायनिक गुण, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको लिखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक व अपचायक। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक व अपचायक
दोनों की भांति व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की भांति व्यवहार करता है। दोनों के भांति व्यवहार करता है। अब आपको बताना पड़ेगा ये ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है ना। अगर ये जान लेंगे तो फिर ये क्यों ऐसा व्यवहार करता है फिर आगे मैं बताऊंगा आपको। ऑक्सीकारक वे होते हैं जिसका अचल है, जैसे C+O2 है, क्या बनता है CO2, क्या बनता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है ना। किसी पुरानी परिभाषा ये थी, जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन, तो वह क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और जब किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ता है, ये क्रिया कहलाती है अपचयन, है ना। क्या कहलाती है, अपचयन का मतलब बता देगा आवेश के हिसाब से। देखिए जब ऑक्सीकरण होता है उस तत्व के आवेश में वृद्धि हो जाती है, चार्ज उसका बढ़ जाता है। कैसे, देखिए जरा प्रूव करिए। कार्बन पे यहाँ 0 चार्ज है, 0 है ना, कार्बन यहाँ देखिए आप कहते हैं परमाणु उदासीन होता है ना। ये 0 चार्ज है ना, ये अणु के रूप में है। अणु भी क्या होता है, उदासीन, ये 0 है। लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं दोनों तो चार्ज एक दूसरे की वजह से तुलनात्मक रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है, तुलनात्मक। आप बताओ, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल कितना माइनस हो गया, 4। और इसको कैंसिल करने के कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, 4, है ना। तो देखिए जिसका आवेश बढ़ जाता है उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण। अगर यहाँ कहते किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का। किसका हो रहा है, अच्छा। जिसका आवेश घट जाता है उसका होता है अपचयन। अच्छा यहाँ देखो कार्बन का 0 है, हाइड्रोजन का 0 है ना, स्वयं से जुड़ा है, 0 है ना कोई आवेश में कोई अंतर नहीं है। और ये तो परमाणु उदासीन होता है, जानते हैं आप। उदासीन का मतलब चार्ज 0, है ना। अच्छा अब मीथेन बन चुका है क्रिया द्वारा, राइट ना। अब तुलनात्मक चार्ज रखेंगे। और साड़ी पढ़ा होगा आपने, देखा होगा हाइड्रोजन सबसे यही ऊपर टंगा है, हाइड्रोजन परिवार में चलता है। और हाइड्रोजन में क्या चार्ज होता है, देखिए यहाँ पे +1 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, +1। अच्छा कार्बन तो और इधर का है ना, P ब्लॉक का है ना, और बाएं से दाएं जाने में विद्युत ऋणात्मक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कार्बन ज्यादा ऋणात्मक है हाइड्रोजन की तुलना में, राइट। अच्छा कार्बन पे आएगा कितना, एक हाइड्रोजन पे 1 तो 4 हाइड्रोजन पे 4+ आएगा पूरी की वजह से, है ना। अब 4+ को न्यूट्रल करने के लिए कार्बन पे 4- आना चाहिए, बोलिए आना चाहिए ना। तो बताइए कार्बन का आवेश क्या हुआ है, घट गया ना। अरे भाई 0 से -4 हो गया, कम हुआ चार्ज। जिसका चार्ज घट जाए उसका होता है क्या, अपचयन। यानी ऊपर वाली क्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है, नीचे वाली क्रिया में अपचयन, है ना। अच्छा कोई ऐसी क्रिया जिनमें दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसी को, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया हिंदी में ना। जैसे देखिए आप इसका क्या अर्थ पहचानेंगे तभी ऑक्सीकरण को समझ पाएंगे आप। जैसे SnCl2 प्लस बात न करो FeCl3 चेंज टू SnCl4 प्लस FeCl2। अब आपको पहचानिएगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन है, और ये रिडॉक्स क्रिया है कि नहीं है ना, ये पहचानना है। अच्छा बताइए यहाँ स्टैंडर्स क्लोराइडेशन Cl2 लिखा है ना। अच्छा एक क्लोरीन में कितना माइनस होता है, पूरे हेलोजनों पे एक परिवार पे 1 माइनस होता है ना। क्लोरीन आयोडीन सब पर 1- चार्ज होता है ना। यहाँ कितने क्लोरीन लगे हैं, 2, यानी 2 माइनस की वजह से Sn पर कितना चार्ज आएगा, +2। इतनी बार सब डायरेक्ट में चार्ज लिख रहा हूँ। अरे भाई एक क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस ना। 2 माइनस को न्यूट्रल करने के लिए Sn पे कितना चार्ज आना चाहिए, 2+ आना चाहिए, तभी तो +-0 करेगा, है ना। अब देखिए इस पर देखिए एक आयरन पे कितना चार्ज आएगा, 3 क्लोरीन को और 3- आयरन पे फिर कितना चार्ज, 3+। क्यों,
यहाँ देखिए एक क्लोरीन एक माइनस 4 क्लोरीन पर ओवरऑल 4 माइनस HCl पर 4 प्लस हो गया 4। यहाँ देखिए एक क्लोरीन पर 1 माइनस 2 क्लोरीन पर 2 माइनस आयरन पे 2 प्लस हो गया। अच्छा चार्ज लिखते ही मान एकदम दिखने लगता है किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन। ऑक्सीकरण में चार्ज बढ़ता है और अपचयन में चार्ज घटता है ना। अब बताइए SnCl2 का SnCl4 में क्या हुआ है ऑक्सीकरण। ये देखो 2 से क्या हो गया 4 है ना। ये स्टेप क्या हुआ बताओ ऑक्सीकरण हाँ। अच्छा अब यहाँ देखो FeCl3 बदल रहा है FeCl2 में किससे बदल रहा है। ये देखो धन 3 से +2 हो रहा है ना। तो बताइए ये क्रिया कौन सी है बताइए क्रिया क्या है बताओ। अच्छा अब जिसमें ऐसी क्रिया है जिसमें दोनों चीजें दिखाई दे रही है ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन, इसीलिए यह क्रिया कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, OX मींस ऑक्सीडेशन। जब दोनों क्रिया होती है फिर इसी को ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया कहते हैं राइट है। तो नेचुरल फिनोमेना है ना बता दें हाँ ठीक। तो अब बताओ बेटा जैसे अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन सा अब ऑक्सीकारक अपचयक समझिएगा ठीक है। उल्टा होता है ऑक्सीकारक और अपचयक। जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचयक। यानी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों अलग चीजें हैं उल्टी चीजें हैं। पहले बात ये जानिएगा जिसका ऑक्सीकरण हो गया देखिए इसका ऑक्सीकरण हो गया ना CnCl2 बना ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है अपचायक है ना। इसका क्या हुआ है अपचयन हुआ क्या हुआ है तो ये बन जाता है ऑक्सीकारक। क्या बन जाता है ये ऑक्सीकारक। और आप देख रहे हैं कि हमने दिखाया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीकारक गुण भी हैं और अपचायक भी है ना। अच्छा अब प्रूफ कैसे होगा रिएक्शन के द्वारा प्रूफ होगा ना। जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन हो जाएगा तब वो किस तरह का व्यवहार दिखाएगा ऑक्सीकारक। और जिसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा वो दिखाएगा अपचायक राइट ना। अब देखिए ये आगे की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं भी ध्यान रखिएगा थोड़ा दिमाग लगाए तब समझ आएगा। क्योंकि अभी आपके स्कूलों में या यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ाने को मिला है ना। रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पहले आवर्तसारणी पहले पढ़ते हैं रासायनिक बंधन पढ़ते हैं। ये आगे की चीज़ आप चले गए उधर पी ब्लॉक में पहुँच गया हाइड्रोजन एल्कली मेटल और ये मेटल ना। तो लास्ट में ध्यान बनते जो थियरी बनानी विधियों वाले पार्ट है ना। मेन चैप्टर अभी छूटे हुए हैं अभी वो लेक्चर यहाँ लगे नहीं है ना। जिसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना। तो उसकी बेसिक अभी यहाँ गायब है। मैं ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पढ़ना चाहिए आपको डिटेल में ऑक्सीकरण और अपचयन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाए ना। ये ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचयन बेस बनी रहे तो और जल्दी आप समझेंगे है ना सिलेबस ना। तो अभी मैंने क्या बताया जिसका ऑक्सीकरण हो जाए उसे कहते हैं अपचयक। जिसका अपचयन हो जाए उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का व्यवहार दोनों की तरह दिखता है ना। इसका मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसमें इसका अपचयन हो रहा होगा और कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जिसमें इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा है ना। अब पहले क्रिया लिखिए निम्नलिखित अक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक गुणों की पहचान होती है। ऑक्सीकारक गुणों की पहचान होती है। एक बार दोबारा निम्नलिखित अक्रियाओं द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीकारक गुणों की पहचान होती है। पहले लेड सल्फाइड से क्रिया PbS लेड सल्फेट नहीं बेटा लेड सल्फाइड PbS ना। लेड सल्फेट होता है PbSO4 ठीक है। लेड सल्फाइड से क्रिया
अच्छा, अब हम आपको क्रियाओं को रटाएं परिकलित समीकरण कैलकुलेट करके दिखा देंगे। देखिए ऐसा है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ऐसे तो रटवाने वाली होती है, लगा दे और ऐसे लिख दिया, 2 इधर 4 इधर बराबर कर दिया, है ना। तो अब क्रियाओं को रटने वाली बात हो जाती है। हम चाहते हैं आप क्रियाओं को रटे ना, समझें, है ना। अब देखिए आपसी कारक गुणों में पहले होगा क्या, ध्यान रखिएगा। H2O2 आपसी कारक की तरह बिहेव करने जा रहा है। इसमें इसका होना है अपचयन। क्या होना है बताइए? अपचयन कैसे होगा? जब ये इसका ऑक्सीजन इससे दूर हो जाएगा, जब ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया जाता है, इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? ये बहुत रिएक्टिव होता है ना, और ये आधार से जुड़ जाएगा। अच्छा, अब उनका कैसे प्रूफ करना? आपसी कारक तब होगा जिसका अपचयन होगा। इसका अपचयन कैसे होगा ये देखिएगा। अच्छा, अभी यहाँ एक ऑक्सीजन को कितना माइनस चार्ज है, हमने लिखवा ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होता है ऑक्सीजन से ना। अच्छा, यहाँ -1 चार्ज है, राइट ना। अच्छा बताइए, यहाँ ऑक्सीजन को कितना चार्ज है? अरे भाई 2 हाइड्रोजन 2 प्लस, इस पर 2 माइनस ना। अच्छा, 1 माइनस से 2 माइनस जा रहा है ऑक्सीजन, तो चार्ज घटा कि बढ़ा? घटा ना। लेकिन संख्या रेखा पर -1 यहाँ माइनस में यहाँ ना है। मैथ पढ़ते होंगे, माइनस इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू माइनस से आएगी और कम हो जाता है ना। बताइए माइनस अगर कहते हैं -5 बड़ा है कि -1? -1 बड़ा है ना, ये 0 की ओर जा रहा है ना। तब बताइए -1 से -2 हो गया चार्ज ऑक्सीजन का। इसका मतलब ऑक्सीजन के आवेश में कमी आ गई। क्या आ गई बताइए? कमी आ गई। इसका मतलब H2 का हो गया अपचयन, इसीलिए यह आपसी कारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखिए, अब यहाँ हम देखिए कैसे समीकरण को बैलेंस करते हैं, और इससे क्रिया करने जा रहा है PBS से ना, PBS से। और बताइए, अब आप जानते हैं सल्फर है तो PbSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? लेड सल्फेट का सूत्र क्या होता है? PbSO4। इसका मतलब इसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 4। कितने ऑक्सीजन की? यानी कि 4 ऑक्सीजन ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, PbSO4 बन गया। अब दोनों समीकरणों को देखिए। अच्छा, 4 ऑक्सीजन तब बनेगा जब इस इक्वेशन में 4 से गुणा करोगे। क्या करोगे आप? है ना, 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर देखो 4H2O2 हो जाएगा, इधर 4 पानी निकलेगा, 4 नवजात ऑक्सीजन निकलेगा, और इधर क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? PbS प्लस 4H2O2, ये देखो बन गया PbSO4 प्लस 4H2O। ये देखो तुम्हारी क्रिया बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो गई, है ना। कितना ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा? 4। क्यों लगा 4? क्योंकि 4 नवजात ऑक्सीजन की जरूरत थी ना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है तो 1 वाटर और 1 नवजात ऑक्सीजन में, तो इसका 4 अणु लेंगे तब तो 4 नवजात ऑक्सीजन देगा, और PbS से जोड़ करके PbSO4 बनाएगा। अब देखो दाएं बाएं होता है ना, तो क्या कर देते हैं? कैंसिल ना। लेफ्ट और राइट, जैसे आप टेक्नोमेट्री में लिखते हैं ना, LHS बराबर RHS ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दाएं और बाएं पक्ष बराबर ऑक्सीजन है, एक दूसरे से कैंसिल, और इधर वाला इधर जोड़ देते हैं, इधर वाला इधर। अब आपको क्रिया रखने की जरूरत नहीं है ना। अब आप देखा कि इस तरह परिकलित समीकरण द्वारा एक उगता है। हमको PbS को चाहिए था 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? तब PbSO4 को बदलता, राइट ना। तो 4 ऑक्सीजन लाने के लिए आपको इस इक्वेशन पूरा 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा 4H2O2 होगा। तभी कैसे टूटेगा? 4H2O टूटेगा प्लस 4 हो जाता देगा, है ना। इसीलिए 4 से गुणा करके इक्वेशन को जोड़ देगा, है ना। लेकिन अब इसको लिख लीजिए, तब इसको लिखेंगे। जब लेड सल्फाइड की क्रिया लेड सल्फाइड की क्रिया कोचिंग है क्या? जिस सर कहाँ पढ़ते हो? चुंगी चौकी। पहली क्लास कौन सी है? मैथ। कितने पैसे? 5 पैसे हुई ना। ये तो बहुत टाइम है। ऐसे पहले पहुँचना पड़ता है ना। जब लेड सल्फाइड की क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराते हैं, तो लेड सल्फेट बनता है।
लेड सल्फेट बनता है। अब ये रिएक्शन बता दीजिए PbS प्लस OH ये दोनों, और एक अगर इसको समझ जाए तो और अच्छी बात है, दोनों तरफ कैसे ऑक्सीजन कैंसिल होता है। आज मॉक टेस्ट होता है तो आप लोग देते हैं मॉक टेस्ट शनिवार को। कब तक क्लास चलेगी? ये पूरा सत्र चलेगा। पिछली बार कोविड जब आ गया था ना तब ये बंद हुआ था, ऑनलाइन चल रही थी, है ना, या ऑफलाइन चलेगी। मुझे नहीं लगता यहाँ बच्चों को भेज देख, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग यहाँ के आप उसे ठीक ठाक पढ़ाते हैं, मजबूरी यहाँ का मतलब यहाँ के BSc बच्चे, जब मैं इंटर पढ़ाता था इलाहाबाद में, यहाँ के BSc बच्चे इंटर बराबर ज्ञान नहीं रखते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ का JN कॉलेज सबसे फेमस कॉलेज माना जाता है सबसे, लेकिन सारे बच्चे हमारे यहाँ डायरेक्ट में आते हैं BSc वाले, सब उसका इंटर बराबर की बात ना रहती है। हाँ बेटा BSc की भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अब यहाँ क्योंकि सरकारी टीचरों को थोड़ा सा अलाउ नहीं होता है ना पढ़ाना। हाँ बेटा, अरे वो सौरभ सर जो यहाँ पढ़ाते हैं ना, एक बार मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन अभी एडमिशन चल रहा था, मैं कहा सर बच्चे और हो जाएंगे तब ना, मैं 700 800 बच्चों को पढ़ाया कर रहा था BSc में, तो इसलिए अगर आप लोग BSc करते हो क्या, कहाँ से महिला पंडित फर्स्ट ईयर? अच्छा, नहीं तो अच्छा ग्रुप बन जाए मैं पढ़ा दूँगा, मैं मॉर्निंग में भी खाली रहता हूँ, है ना, वहाँ सॉल्व करके यहाँ मैंने शुरू किया था, लेकिन थोड़ी देर बच्चे थे, हमने का मज़ा नहीं आ रहा, बच्चे और पढ़ जाएंगे तो बताइएगा, है ना। ऑक्सीकारा दो, ठीक है। और दूसरा लिखिए फेरस सल्फेट से क्रिया, फेरस सल्फेट या PSO4, फेरस सल्फेट से क्रिया। जब फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन में, जब फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित की जाती है, फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित की जाती है, तो यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देती है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देती है, फेरिक सल्फेट में बदल देती है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देती है। ये सूत्र से अब देखो पहले सूत्रों को समझो। परिकलित समीकरण यही है, H2O2 टूट रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में ना, कह रहा है फेरस सल्फेट का अम्लीय विलयन है ना। अच्छा देखिए फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, क्या सूत्र होता है? अच्छा इसमें 2+ चार्ज है राइट ना। जब फेरिक सल्फेट बनता है तो सूत्र होता है Fe2SO4 का होल साइज। क्या होता है, कैसे होता है ये मैं बता दूं। फेरिक में आयरन के 3 धन चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? जब फेरिक इक बोला जाए तो 3 धन वाला आयरन है, फेरस बोला जाए तो 2 धन वाला है ना। अच्छा बताइए सल्फेट पर होता है 2-। सल्फेट में क्या चार्ज होता है? जैसे H2SO4 जब 2H हटेगा तो सल्फेट में 2- आएगा ना। अच्छा बताओ अब इससे हमको सूत्र बनाना है, ये विषम संख्या है ये सम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाई स्कूल में सूत्रों को बनाना सिखाया गया होगा ना। तो बताइए Fe2SO4 का ये बना फेरिक सल्फेट ना। अच्छा आप देख रहे होंगे कि अब ये कैसे बनता है अगर हम केवल यही लेते हैं फेरस सल्फेट है ना। तो बताइए Fe2 यहाँ दे रहा है ना,
इसका मतलब हमको कितना फेरस सल्फेट लेना होगा? 2। और अम्ल कौन सा लेना होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तभी तो एक सल्फेट यहाँ से आएगा ना। अभी देखिए परिकल सल्फेट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर ले आए ऑक्सीकरण कराने के लिए। ये देखिए इससे ये क्या हो गया? कैंसिल दाएं बाएं है ना। अब जोड़िए जरा, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए H2O बन गया। देखिए ये क्या बन के निकल जाएगा? H2O बनेगा ना। और यहाँ देखिए 2 आयरन और 2 और 1 3 सल्फेट, Fe2SO4 का ये बन गया। तो बताइए और आवश्यकता क्या बनी? क्या बना बताइए? 2FeSO4 हाँ प्लस H2SO4 प्लस H2O2 चेंज टू Fe2SO4 का राइज है ना, प्लस और क्या बना हुआ है यहाँ पर? H2O। ये देखिए बदल देखिए 2 सल्फेट 3 सल्फेट, ये देखिए 3 सल्फेट, 2 आयरन, ये देखिए 2 आयरन है ना बराबर। और वाटर देखिए H2 और इसका O निकल के चला गया, पानी बन के चला गया है ना। देखिए बैलेंस हो गई क्वेश्चन अपने आप ना, कोई विधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इसके ऑक्सीजन को दोनों दाएं बाएं काट दिया, ऑक्सीकरण हो गया और ये उतार लिया है ना। तारी जरा फेरस सल्फेट फेरिक इसमें H2O कैसे बना? हाँ बेटा उसके बाद ये वाले Fe2 कैसे बना? जैसे यहाँ 2 आयरन है ना, तो इसका सूत्र क्या है? Fe2। तो 2 आयरन हमको इधर चाहिए था ना। अब फेरस सल्फेट में एक ही आयरन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सल्फेट हमको 3 चाहिए। क्या चाहिए? अब फेरस सल्फेट में एक ही सल्फेट है ना। तो बताओ फिर क्या यहाँ पे दो यहाँ जब लगाओगे तो 2 सल्फेट यहाँ से मिलेगा, 1 सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो क्या 2 आयरन भी है ना। ये देखो Fe2 ये जो 2 आयरन है ना, और SO4 का ट्राइस यानी 3 सल्फेट, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 सल्फेट बराबर हो गया ना। यानी फेरस बदल गया फेरिक में और इसको 3 4 ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है पोटैश चौथा भी नहीं कर पर। अच्छा इनमें कौन सा गुण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख रहे हैं आप पानी में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ -2, यानी H2O2 के आवेश में कमी हो गई है ना। कमी हो गया तो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, राइट ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाले है ना। जैसे पूछ ले कि H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 ऑक्सीकारक गुणों की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए है ना। कोई भी 2 क्रिया करा दीजिए, TPS प्लस CH2 वाला PbSO4 मान लीजिए, इसको बना दीजिए ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया लिखे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया। जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो इसके बाद छोड़ दे। हाँ बस ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। फेरिसाइनाइड बनता है।
ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है K4FeCl6। क्या होता है? पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है K3FeCl6। क्या होता है? K3, एक पोटेशियम घट जाता है। अब ये देखिए, ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है ना, इसका मतलब यहाँ कुछ हमको करना पड़ेगा। और सल्फेट भी है, सल्फेट कौन लेके जाएगा, क्योंकि कनेक्शन होना है। बताइए यहाँ पर हमारा क्या होना, पानी बनना है, पानी बनना है ना। यहाँ 4 देखिए, 4 पोटेशियम पे 4 पर 6 साइनाइड पे 6 माइनस, एक साइनाइड कितना माइनस होता है 1, 6 साइनाइड है तो 6 माइनस, 4 पोटेशियम पे 4 धन, तो यहाँ आयरन पे क्या चार्ज आएगा 2 प्लस। ये तो समझ में आई। अरे भाई एक पोटेशियम एक धन होता है, 4 पोटेशियम लगा है तो 4 धन होगा ना। अच्छा, एक साइनाइड पर 1 माइनस होता है, 6 साइनाइड लगा है तो 6 माइनस होगा, 6 माइनस 4 धन, यानी कितना धन आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2 धन। तो आयरन पे यहाँ कितना चार्ज है 2 प्लस। यहाँ देखिए फेरी जब बनता है 3 पोटेशियम पे 3 प्लस, 6 साइनाइड पे 6 माइनस, 3 प्लस 6 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है। क्या चार्ज आएगा? अब देखो इस कंपाउंड का चार्ज बढ़ गया, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पानी में क्या हो रहा है बताओ? अपचयन। लेकिन अभी ये क्रिया बैलेंस नहीं है, ये विषम है और ये सम। 2 से जरा मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से, 2 से यहाँ। अच्छा बताओ, 3 दूनी 6 पोटेशियम हो गया, अब 4 दूनी 8, यानी 2 पोटेशियम का भी हमारे पास कमी है इधर ना। वो 2 पोटेशियम चला आया सल्फेट बन के, ये देखो इसको तोड़ा K2SO4 बन गया। क्या बन गया? इधर इधर बना है ना K2SO4। अच्छा बताओ, अब बचा क्या? 4 हाइड्रोजन। क्या बचा है? हाँ, 2 ऑक्सीजन। यहाँ होगा 2H2। क्या बनेगा? 2 पानी बन जाएगा। ये देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, है ना। अब क्रिया क्या होगी? बैलेंस हो गई। फेरोसाइनाइड फेरीसाइनाइड में बदल गया और H2O2 बदल गया पानी में, है ना। और जो 2 पोटेशियम इधर ज्यादा थे कहाँ चले गए? इसका सल्फेट ले गया, अम्लीय लेयर में प्रवाहित किया है ना। हमने में क्या लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड लिया है ना। अब सल्फेट भी चार्ज देखिए बैलेंस है ना, एक सल्फेट एक सल्फेट, दाएं बराबर, है ना। चलिए कल वाले लेक्चर में भी, कल भी लेक्चर है चलेगा, एल्कली मेटल एंड एल्कली क्षार धातु में और क्षारीय मृदा धातु, ये चलेगा, ठीक है।